वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो कैसे आप सभी दोस्त, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही बीपीएससी 66 के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 2 है और हम लोग आज टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। और आप लोगों को मैंने टेस्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया जिसमें 150 क्वेश्चंस थे और आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ, आज से अप्रॉक्स वही 15-16 डेज बचा हुआ है। तो आप लोग जितना टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे या जितना प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिएगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे टेस्ट नंबर 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जिस समय वीडियो अपलोड हो आप सभी दोस्तों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके और सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका का संगठन है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन है यानी कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार है कि शंक्वाकार है कि वृत्ताकार है कि ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो आकार है वो कैसा है, इसका जो संगठन मतलब कैसा है न्यायपालिका का, ये एक शंक्वाकार है। कैसा है, शंक्वाकार। तो आंसर हमारा क्या यहाँ पे हो गया, राइट आंसर हो गया सी, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद उच्च न्यायालय, इसको उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय हो गया, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उसके बाद क्या हो गया, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये आकृति कैसी बन गई हमारी, एक शंक्वाकार आकृति बन गई। तो शंक्वाकार आकृति बन के इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी भारतीय न्यायपालिका का संगठन है वो कैसा है, वो शंक्वाकार है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, यानी मुंसिफ मजिस्ट्रेट क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला, ऑप्शन बी है सिविल मामलों की सुनवाई करने वाला, ऑप्शन सी है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रमुख, ऑप्शन डी है सैन्य न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, यानी जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है वो सिविल मामलों की सुनवाई करने वाला है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, सिविल मामलों की सुनवाई करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वह कौन सी समिति है जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए है प्रारूप समिति, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, आप सभी लोग बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोक लेखा जो समिति थी वो जो भारत सरकार ने 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में की गई थी। किसकी स्थापना, लोक लेखा समिति की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, यानी ऑपरेशन जो पोलो हुआ था उसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1948 में कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया। ऑप्शन सी है बटलर समिति का उद्देश्य भारत एवं कश्मीर के मुद्दों की जांच करना था। और ऑप्शन डी है 1963 ईस्वी में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 8वां राज्य बनाया गया। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय व्यवस्था का आधार है, यानी जो भारतीय व्यवस्था है उसका मेन आधार क्या है उसका। ऑप्शन ए है संविधान,
ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी राज्य और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, यानी जो भारतीय व्यवस्था का जो आधार है वो ग्राम से है। कहाँ से? ग्राम से। अगला देखते हैं, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी आपको बताना है कि राज्यों में यदि संवैधानिक जो ढांचा होता है अगर वो विफल हो जाए तो जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय शासन लगाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 252 के तहत और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति है वो राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है यदि राज्यों में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, यानी संविधान के अनुसार अगर संविधान में जो उपबंध किए गए हैं अगर उनके अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह व्यवस्था संविधान में किसकी अवधारणा को प्रतिपादित करती है? यानी आपको बताना है जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह जो व्यवस्था है संविधान में किसकी अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी को, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी अवधारणा थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही अवधारणा थी। कौन सी? भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बिहार की लोकायुक्त कौन है? यानी वर्तमान समय में भारत के लोकायुक्त जो हैं कौन है? ऑप्शन ए है AP शाही, ऑप्शन बी है श्रीधर वासुदेवा, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति CM प्रसाद, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा जो हैं वो वर्तमान भारत के लोकायुक्त हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का क्रम क्या है? यानी यहाँ पे क्रम बताना है आपको। जो क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति पहले हुई थी, कौन उसके बाद में कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी, आपको बताना है। तो यहाँ पे दी है, फर्स्ट दी है अमेरिकी क्रांति, उसके बाद में सेकेंड पे है औद्योगिक क्रांति, थर्ड पे है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फोर्थ पे दी है फ्रांसीसी क्रांति। तो आपको राइट आंसर बताना है कूट के माध्यम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी? तो सबसे पहले इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, यानी सबसे पहले इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद कौन सी? फिर उसके बाद में अमेरिकी क्रांति हुई थी और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति हुई और फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति लास्ट में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रस्तावना के तहत इनमें से कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती है? यानी कि प्रस्तावना में अगर जो दिया स्वतंत्रता दी गई उसमें कौन सी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए कौन सी स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित नहीं होती है? ऑप्शन ए है विचार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है उपासना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? यानी उद्देशिका के तहत संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत की जनता, ऑप्शन सी है संसद,
ऑप्शन डी है विदेशों से संग्रहित संविधान, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद। भारत जो उद्देशिका से के तहत संविधान का मूल जो स्रोत है वो क्या है, संसद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर नंबर सी नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग इस संविधान को, इस डेट को अंगीकृत एवं अधिनियमित करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से जो शक्ति कहाँ से, वो जनता, भारत की जनता से प्राप्त करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इस उद्देशिका के संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है, वो भारत की जनता, यानी भारत की जनता। तो राइट आंसर में क्या हो गया, आंसर वी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन ए है प्रशासकीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक शासन प्रणाली, और ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं। अगला है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस खंड में है। यानी भारतीय संविधान के किस खंड में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, किस में है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजकीय नीति तत्व में, ऑप्शन बी है मूल अधिकार में, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध में, ऑप्शन डी है संसदीय प्रणाली में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो किस खंड में है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत में किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अगला देखते हैं। अगला है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। यानी किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी किस अधिनियम के तहत जो बर्मा था वो भारत से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, और ऑप्शन डी है बर्मा विशेष अधिनियम 1923, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही बर्मा जो था उसको भारत से अलग कर दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है गिलोटिन कटौती एक एवं साधारण कटौती निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी गिलोटिन कटौती एवं साधारण कटौती निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन बी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी है समापन प्रस्ताव, और ऑप्शन डी है विशेषाधिकार प्रस्ताव, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी समापन प्रस्ताव के अंतर्गत ही सम्मिलित है। अगला देखते हैं। अगला है राज्यों की लोकसभा में स्थानों का आवंटन किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां,
ऑप्शन सी है 84वां और ऑप्शन डी है 71वां और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 84 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ही राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है पेशा अधिनियम 1996 का संबंध है, यानी जो पेशा अधिनियम था 1996 का उसका संबंध है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा को सशक्त बनाने में, ऑप्शन बी है नगर पालिका के प्रावधानों में सुधार से, ऑप्शन सी है दलित महिला के प्रताड़ना के विरुद्ध प्रावधान से, ऑप्शन डी है बालकों की शिक्षा से और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम सभा को सशक्त बनाने में पेशा अधिनियम 1996 का संबंध ग्राम सभा को सशक्त बनाने से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो कैबिनेट मिशन था 1940 उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है सर क्लेमेंट एटली और ऑप्शन डी है फ्रांसिस लॉरेंस और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसिस लॉरेंस जो थे उस समय अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन 1946 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया है? ऑप्शन ए है मार्च 1946 में, ऑप्शन बी है मार्च 1947 में, ऑप्शन सी है सितंबर 1946 में और ऑप्शन डी है अप्रैल 1947 में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1946 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से शब्द नहीं जुड़े थे? यहाँ पे आपको याद रखना है, पूछा गया कि नहीं जुड़े थे। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है अखंडता और ऑप्शन डी है पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, क्या हुआ था 1976 में? तो इसमें समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था उसको नहीं जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें नहीं जुड़े थे तो धर्मनिरपेक्ष नहीं जुड़ा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। किस बाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन बी है इनरी वेरुवारी मामले में और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है गोलकनाथ मामले में, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मामले में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलकनाथ मामले में संविधान को क्या कहा गया था? संविधान को आत्मा, उद्देशिका मतलब संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कब कहा गया था? गोलकनाथ मामले में। तो आपको इतना याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है बताना आपको कि भारत जो है एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भारत एक अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, ऑप्शन बी है संसदीय प्रणाली का होना, ऑप्शन सी है संसदीय प्रणाली के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री शासन प्रणाली और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। मानिए इसका मतलब क्या हुआ कि यानी यहाँ पे वंशानुगत नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि अभी आप लोग राजतंत्र देखेंगे तो राजतंत्र में क्या होता है
कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था और अदर कोई नहीं राजा बन सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी अगर प्रधानमंत्री होगा तो वो निर्वाचित होगा जनता द्वारा, यानी भारत की जनता के द्वारा उसको निर्वाचित होगा, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वैसे यहाँ वंशानुगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्त्री एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन है। एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी है नैतिक अधिकार है, ऑप्शन डी है कल्याणकारी उपबंधों का अधिकार है, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार हमारा है। क्या है? मूल अधिकार। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक हैं, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा हटाकर विधिक अधिकार दर्जा दिया गया? यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार का दर्जा से हटाकर मतलब विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां, और ऑप्शन डी है 61वां, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसका दर्जा हटा करके एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला है 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? यानी जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है वो संविधान में कब जोड़ा गया था, आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2002 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2006 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1999 ईस्वी में, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2002 ईस्वी में 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है, इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा? यानी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो आवश्यकता से अधिक कठोर है? ऑप्शन ए है केसी ओयर, ऑप्शन बी है सर आइवर जेनिंग्स, और ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, और ऑप्शन डी है जी ऑस्टिन, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सर आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने कहा था भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन जेबीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है के.एम. पणिक्कर, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी के.एम. पणिक्कर जो थे उन्होंने कहा था, मतलब जो समिति थी जेबीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे। क्या कौन थे? के.एम. पणिक्कर जो थे वो जेबीपी समिति में नहीं शामिल थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? यानी यहाँ पे जो समिति दी गई है उसमें आपको बताना है ऐसी कौन सी समिति थी जिसका जो संबंध था वो पंचायती राज व्यवस्था से नहीं था। तो ऑप्शन ए है जीबी के राव समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है गौडगिल समिति, ऑप्शन डी है बीपी सिंह सरकार समिति, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी समिति दी गई हैं इनका सभी का संबंध जो था वो पंचायती राज व्यवस्था से था, यानी सभी का पंचायती व्यवस्था से इनका संबंध था। तो इसलिए राइट आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से। आपसे पूछा क्या गया? यहाँ पे पूछा गया कि इसमें कौन शामिल नहीं थी? तो सभी संबंध का जो संबंध था वो किसे था? पंचायती व्यवस्था थे। तो आपसे पूछा क्वेश्चन क्या गया? नहीं था,
तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा एक नए खंड जोड़ा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी और या ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 11 और ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 8 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी और ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या है? जो लॉर्ड रिपन थे वो भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व राज्यों की लोकसभा में सीटों को आवंटन से, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है राज्य विधानसभा के गठन से, अगला ऑप्शन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग से और ऑप्शन नंबर ई क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के पुनर्गठन से जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य संग्रहित किए गए थे। तो आप लोगों को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य जो संग्रहित किए गए थे वो किस अधिनियम से संग्रहित किए गए थे? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन डी है जर्मनी के संविधान से और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार आप लोगों को बता चुके हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जो भारतीय संविधान हमारा बना था, सबसे अधिक जो उपबंध लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। अगला देखते हैं। अगला है भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची या ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है 9 बार और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बार। अनुच्छेद 368 में संशोधन कितनी बार किया जाता है? 3 बार। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हमारा संसद है उसको अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति प्राप्त है संविधान में संशोधन करने के लिए। किसको? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 345 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350 का, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 351 का और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 403 का और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, और ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 13, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। यानी आपको यहाँ पे बता दिया हमने कि 6 भाषाएं हैं, लेकिन कौन सी भाषाएं 6 हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध पर की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 272, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 290, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ही नियुक्त की जाती है पिछड़ा वर्ग आयोग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी है यूएसए में, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में। मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो ब्रिटेन में ही हुआ था। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण इनमें से किसे फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन ए है लुई 14वां, ऑप्शन बी है लुई 16वां, ऑप्शन सी है कर्नल गद्दाफी, और ऑप्शन डी है लुई 12वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? यानी लुई 16वां थे, उन्हीं को मूल अधिकारों के उल्लंघन में फांसी दे दी गई थी। अगला देखते हैं। अगला है, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में वनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। किसके? परामर्श समिति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है, नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन की भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी है, मूल अधिकारों में संशोधन सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत ही हो सकता है। ऑप्शन डी है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित विवाद भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। और ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि दोस्तों इसका यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सत्य हैं। यहाँ आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन से कथन असत्य हैं, तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है। सारे कथन जो दिए गए हैं सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पृथक्करण का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद है? यानी कि पृथक्करणिता का जो सिद्धांत है और एवं अधित्याग का सिद्धांत जो है का संबंध निम्नलिखित में किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 13 से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 से, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41 से, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13(1) में,
ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13(2) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13(3) में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 12(1) में, और ऑप्शन ई क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी अनुच्छेद 13(2) में। अगला देखते हैं। अगला है भारत में लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1903 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन सी डी है 1950 ईस्वी में, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सा कार्य कैग का नहीं है, यानी कि सीएजी का नहीं है। ऑप्शन ए है ऋण की जांच, ऑप्शन बी है व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि की गणना, ऑप्शन सी है स्टॉक लेखाओं का प्राप्तियों का लेखा परीक्षण, ऑप्शन डी है तुलन पत्रों तथा अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक लेखाओं व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण ये कैग का काम नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पूंजी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कथन सही है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे एक कथन सत्य दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 9, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, और उसके बाद में एक उपाध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और उसके बाद में 3 अन्य सदस्य होते हैं। यानी एक अध्यक्ष हो गया, एक अध्यक्ष हो जाता है, और एक उपाध्यक्ष हो जाता है, और 3 और अन्य सदस्य होते हैं, यानी 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अगला राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त आयोग के अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रीय वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो संसद के पटल पर राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन देखें, इसके बाद में हम कल 50 क्वेश्चन फिर देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट हम 50 क्वेश्चन से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी 26 दिसंबर तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। किसी भी टाइम वीडियो आ सकता है, तो आप लोग उसको बात कर सकते हो किसी भी समय। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसकी जो अगर आप लोगों ने भी टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तीनों पार्टों को, तो उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी लोग वहाँ से आसानी से सारे टेस्ट को देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से
ज्वाइन करके और PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।